तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे देश के जितने भी एनडीए एस्पिरेंट हैं। मुझे लगता है ये बहुत अहम टाइम है आपके जीवन का और ज़रूरत है इस समय अहम क्वेश्चंस को अप्रोच करने का, जो कि मिशन 2023 फर्स्ट 16 अप्रैल एनडीए एग्जामिनेशन के लिए है। मुझे लगता है कि इससे बेहतर समय आपके जीवन में हो ही नहीं सकता है जब आपको अपना 100% झोंक देना है आने वाले एग्जाम के लिए। इसी 100% तैयारी को और बेहतर तैयारी का रूप देने के लिए मेडिकल से आपके लिए लेके आ रहा है जबरदस्त मॉडल पेपर। तो आप देश में पढ़ाई कहीं भी करें, कुछ भी करें, बट इन मॉडल पेपर्स को अप्रोच करना मत भूलिए, क्योंकि मॉडल पेपर नहीं है, ये ब्रह्मास्त्र है उन क्वेश्चंस का जो वाकई में एनडीए एग्जाम में आपकी 100% सफलता को सुनिश्चित करेगा। तो बिल्कुल फटाफट इस मॉडल पेपर को देखिए, दोस्तों को भी सजेस्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये बेहतरीन एनडीए के क्वेश्चंस पहुंचाइए जो आने वाले 2023 एनडीए फर्स्ट एग्जामिनेशन में आपके लिए बिल्कुल रामबाण का काम करेंगे। शुरू करते हैं। जय हिंद बच्चों। तो आज एक नया मॉडल पेपर डिस्कस करते हैं आपके एनडीए के लिए। जीएस के सेक्शन का मॉडल पेपर है, 25 क्वेश्चंस हैं, इंक्लूडिंग द करंट अफेयर्स, है ना। आपके करंट अफेयर की भी तैयारी साथ साथ में होती रहेगी और जो भी आपने क्वेश्चंस या जो भी थ्योरी पढ़ा होगा उसका रिवीजन भी करते जाइएगा साथ में। आइए देखा जाए पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें दोनों लिस्ट को मैच कराना है। हिस्ट्री का क्वेश्चन है बेटा। एक साइड में क्या दिया हुआ है, बीदर, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। दूसरी साइड में कुछ शासकों के नाम दिए हुए हैं। ये देखना है कि ये किस राज्य की स्थापना किस शासक ने किया हुआ है ना। तो आपको यदि पता होगा तो ये तो आपने देखा ही होगा कि महमूद गबन के बाद में क्या हो जाता है, ये बीजापुर टूट जाता है और 5 राज्यों में छोटे छोटे टूटता है और इन्हीं से संबंधित कुछ बातें यहाँ पर की गई हैं। सबसे पहले कौन सा राज्य टूटता है बेटा, तो सबसे पहले बीजापुर टूटता है। कौन सा टूटता है बेटा, बीजापुर, है ना। तो 1489 में बीजापुर टूट जाता है बेटा, है ना। और इससे अलग राज्य बनाता है यूसुफ आदिल शाह, है ना। आप ए और बी से याद कर लेंगे, है ना, आदिल शाह बीजापुर ऐसा करके याद कर लेंगे। बीदर को उल्टा कर देंगे तो अली बरीद मिल जाएगा, है ना, यानी कि बीदर और बरीद, ठीक है ना। तो इसका स्थापना किसने किया था, बीदर राज्य की तो अली बरीद ने किया था। उसके बाद अहमदनगर में निज़ाम शाही डायनेस्टी हुआ करती थी और नाम से ही पता चल रहा है कि मलिक अहमद ने क्या इसकी स्थापना की थी। निज़ाम शाही डायनेस्टी यहाँ पर होती थी, ठीक है ना। ये आदिल शाही डायनेस्टी हुआ करती थी। और लास्ट में गोलकुंडा है जो कि कुली कुतुब शाह ने किया था। तो इसमें दोनों में क्या है, के का से नाम आ रहा है तो आप याद कर लेंगे गोलकुंडा कुतुब शाह, है ना। तो ये क्या बन गया आपका कि 3, 4, 1 और 2। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। 3, 4, 1, 2 होना चाहिए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन में क्या दिया बेटा, 3, 4 और 1, 2 यहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो गया, फर्स्ट वाला। तो ये बहमनी साम्राज्य के कुछ राज्य हैं जिनके बारे में हमने यहाँ पर देखा, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं एक बेरार राज्य है। इसके अलावा वैसे 5 राज्य थे, बेरार भी हुआ करता था, वो यहाँ पे नहीं दिया, ठीक है। तो हमारी पद्धति बहुत कुछ स्पंज की तरह काम करती है। यह गंगा के तटों से जल लेकर थेम्स के तटों पर निचोड़ देती है, ठीक है। यानी कि ये किसने कहा था इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ये कुल मिला के किससे संबंधित है, हमारे यहाँ पर संपत्ति के अपवहन से संबंधित है, ड्रेन ऑफ वेल्थ से संबंधित है। आपने यदि पढ़ा होगा तो दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले ये कहा था कि भारत से क्या किया जा रहा है, संपत्ति को लूटा जा रहा है अंग्रेजों के द्वारा। तो संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने दिया था, तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था, ठीक है। परंतु यहाँ पर आंसर दादा भाई नौरोजी नहीं है। ये कथन किसका है, तो ये कथन है जॉन सुलिवान का। कारण क्या है, ये हुआ करते थे मद्रास के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। तो रेवेन्यू से संबंधित, है ना, पैसों से संबंधित मामले देखा करते थे। इन्होंने ये कहा कि भाई गंगा का मतलब क्या है, ये भारत, है ना, कि भारत से हम क्या करते हैं, पैसा लेते हैं और इसको कहाँ पर डाल देते हैं, थेम्स। थेम्स का मतलब लंदन किस नदी के किनारे पे है, तो लंदन है बेटा थेम्स नदी के किनारे। इसका मतलब ब्रिटेन में यहाँ से लेकर के पैसे कहाँ पर डालते जा रहे हैं हम लोग, ब्रिटेन में। तो कैसे पैसे डालते थे कि भाई यहाँ से कच्चा माल एकदम सस्ते में खरीदते थे, जैसे कि कपास वगैरह हो गया, है ना, एकदम सस्ते में, दाम ही नहीं दिया करते थे इतना कि लोग थोड़ा बहुत भी अपना घर चला पाए, है ना। तो भूखे मर जाते थे लोग उस समय पे। और उसके बाद ले जा करके वहाँ पर क्या करते थे, ये ऊँचे दाम में बेचते भी थे। तो पहला यहाँ से फ़ायदा हो गया, दूसरा क्या, उसी के कपड़े बना करके यहाँ पे और महंगे दामों में बेचते थे। तो 2 बार क्या करते थे, शोषण किया जाता था। एक शुरुआत में पैसे लिए जाते थे प्रॉफिट, और दोबारा क्या, दूसरी बार जब बेचते थे फिर लेते थे। इस कारण से क्या होता गया, धीरे धीरे हमारा देश गरीब होता गया और ऐसी हालत हो गई कि भुखमरी की हालत में देश को इन्होंने छोड़ा था 1947 में, ठीक है। तो जॉन सुलिवान को आप याद रखिएगा, ठीक है।
जिन्होंने ये बोला था कि गंगा से जल लेकर के किधर निचोड़ रहे अपन, तो ये निचोड़ रहे थेम्स के किनारे। थेम्स कहाँ पर है? ब्रिटेन में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर भी सुमेलित करना है ना। कुछ समाज सुधारक थे और उनके द्वारा चलाए गए या बनाए गए कुछ संगठन के बारे में देखते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था बेटा, ये बताना है आपको। साफ साफ पता है, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में किया। अत्यंत महत्वपूर्ण है। आदि ब्रह्म समाज और इंडियन ब्रह्म समाज या भारतीय ब्रह्म समाज, ये दो भागों में क्या हुआ था? ब्रह्म समाज बाद में बट जाता है इनकी मृत्यु के पश्चात। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन, ये क्या हुआ करते थे? आर्य समाज के प्रमुख लीडर थे। पर इन दोनों की क्या थी? थोड़ा सा थियरी अलग अलग थी। तो जो केशव चंद्र सेन थे वो क्रिश्चियनिटी की, यानी कि जो क्राइस्ट होते हैं या इनका क्रिश्चियनिटी में जो भी इनको नियम कानून या इनके जो भी एक तरीके से धार्मिक चीज़ें हैं वो किस में लाना चाहते थे? ये हिंदुज़म में, यानी कि हिंदुत्व में लाना चाहते थे। और देवेंद्र नाथ टैगोर कहते थे कि जो हिंदू है उसको क्या करना चाहिए? हमें अपने सनातन धर्म की ओर बढ़ना चाहिए, ना कि दूसरे धर्मों को इसमें जोड़ा जाए। ठीक है, तो दोनों में थोड़ी सी क्या रहती थी? एक तरीके से मतभेद था। इस कारण से क्या हो गया था? जो आदि ब्रह्म समाज उसकी स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था और हमारा इंडियन ब्रह्म समाज यानी भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने। ठीक है, और लास्ट में बचता है साधारण ब्रह्म समाज। ये कब से? और आगे जा करके केशव चंद्र सेन से अलग होकर आनंद मोहन बोस ने क्या बना दिया? साधारण ब्रह्म समाज। क्योंकि केशव चंद्र सेन जी ने क्या बाल विवाह किया था। कहने का मतलब ये था कि अपनी बेटी थी उनकी जो भी 12 साल की, उसका विवाह कर दिया था। तो उसके बाद में लोगों ने कहा कि ये कैसा समाज सुधार है कि आप अपने घर में सुधार नहीं कर पा रहे हो परंतु बाहर की बात करते हो। तो उन्होंने साधारण ब्रह्म समाज बना दिया था। ठीक है, तो पहला दूसरा तीसरा और चौथा, तो आंसर कौन सा हो गया? ए हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान साइमन कमीशन का प्रायोजन क्या था? क्यों बनाया गया था साइमन कमीशन? तो आपको पता है कि पहले क्या आया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, जिसे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इस एक्ट को देखने के लिए कि इस एक्ट से हमारे देश में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, है ना। कुछ पॉजिटिव हुए होंगे, यानी कि कुछ का अच्छा प्रभाव होगा, कुछ का दुष्प्रभाव पड़ा होगा। तो यही चीज़ देखने के लिए, सर्वे करने के लिए क्या बनाया गया था? साइमन कमीशन बनाया गया था। इसका विरोध हमारे देश में इसलिए हो रहा था क्योंकि इस कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं था। बना कब था? 1927, है ना। आया कब था ये भारत में? तो 28 में आया था। तो इसका आंसर कौन सा हो जाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए आप लोग। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, देखिए, है ना। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबद्ध था? किसका संबंध था? रॉबर्स की जगह में यहाँ पर क्या लिख लेंगे? ठग, है ना। ठग क्या हुआ करते थे? एक प्रकार के लुटेरे हुआ करते थे जो राहगीरों को क्या करते थे बेटा? लूट लेते थे। ठीक है, तो ये ठगों के दमन में ये पूछा गया है कि कौन सबसे ज़्यादा प्रभावशाली रहा या किसने इस पर काम किया था। ठीक है, तो आपको पता है कि विलियम बेंटिक ने क्या किया था बेटा? विलियम बेंटिक ने क्या किया था? एक डिपार्टमेंट की स्थापना किया था, है ना। विलियम बेंटिक ने क्या किया था? एक ठगी डिपार्टमेंट की स्थापना किया था। और इसका जो भी हेड बनाया गया था उसे किसे बनाया गया था? कैप्टन स्लीमैन को बनाया गया था। किसको बनाया गया था बेटा? कैप्टन स्लीमैन को बनाया गया था इसका हेड। ठीक है, तो इसी कारण से इसको किस नाम से जाना जाता है? ठगी स्लीमैन के भी नाम से जाना जाता है ना। कैप्टन स्लीमैन को और किस नाम से जानते हैं? ठगी स्लीमैन। ठीक है, ठगी स्लीमैन। लगभग ये कब की बात है बेटा? तो 1933-34 की बात है ना। विलियम बेंटिक उस समय क्या हुआ करता था? वाइसराय हुआ करता था हमारे यहाँ। ठीक है, चलिए, वाइसराय तो इस समय पे नहीं था, गवर्नर जनरल था। बाद में वाइसराय बनता है ना, बाद में 1957-58 से क्या बनते हैं? वाइसराय बनते हैं। चलिए, तो यहाँ पर देख लेते हैं। इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति की शुरुआत के वजह कौन सी थी, है ना। यानी कि औद्योगिक क्रांति कहाँ से शुरू होती है? तो इंग्लैंड से शुरू होती है। पर कारण क्या था, है ना। तो कारण क्या था कि इंग्लैंड ने बहुत सारे देशों में क्या किया था? अपने उपनिवेश बना रखे थे। इंग्लैंड ने क्या किया था? बहुत सारे देशों में उपनिवेश बना रखे थे। तो ज़्यादा उपनिवेश होगा, कई सारे देशों में इन्होंने क्या किया होगा? अपना एक तरीके से शासन कर रहे थे। इस कारण से बहुत सारा कच्चा माल इनको प्राप्त हो जाता था, है ना। जैसे कि यहाँ हो गया, अफ्रीका में हो गया, ऑस्ट्रेलिया में हो गया, इतनी जगहों पर, है ना। लगभग 50 कंट्रीज़ में इन्होंने शासन किया। तो इनको कच्चे माल की आपूर्ति बहुत अच्छे से हो जाती थी। कच्चा माल ज़्यादा था, इस कारण से क्या होता था? यहाँ पर अपने ये हो गया, औद्योगिक क्रांति हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए फिर,
चलिए, वाणिज्यवाद से मुक्त व्यापार नीति, इसका मतलब क्या है कि कमर्शियलिज्म नहीं थी समय पर। कारण कहना क्या है, मतलब क्या है, तात्पर्य ये है कि यहाँ पर केवल और केवल प्रॉफिट के लिए, यानी कि पूंजी के लिए ही, ऐसा नहीं था कि केवल पूंजी के लिए क्या किया जाता था, ये पूंजी के लिए ही केवल व्यापार नहीं हो रहा था, बल्कि ये लोग अपने देश के लिए भी क्या कर रहे थे, अपने देश के बारे में भी सोचा करते थे। तो केवल पूंजीवाद नहीं था, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट के अलावा क्या सोचते थे कि हमारा देश भी क्या हो, विकसित हो। तो यानी कि इनकी व्यापार नीति क्या हुआ करती थी, थोड़ी बेहतर हुआ करती थी। और मशीनों का आगमन सबसे पहले कहाँ पर होता है, इंग्लैंड में होता है। तो ये तीनों कारण है बेटा, है ना, ये तीनों कारण है, यानी कि आंसर कौन सा हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसी कारण से सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ पर होती है, तो ब्रिटेन में होती है। ठीक है, ब्रिटेन में हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इंडियन आर्म फोर्सेस जिसे ज्वाइन करने के लिए लाखों लड़के और लड़कियां एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, एफकैट, एमएनएस, एयरफोर्स एक्स एंड वाई, नेवी, एसएसआर एंड आर्टिफिशियल अप्रेंटिस, इंडियन कोस्ट गार्ड और आर्मी सोल्जर जैसे कई दूसरे परीक्षा में हर साल भाग लेते हैं, बट मात्र कुछ ही सफल हो पाते हैं। इसका प्रमुख कारण है सही ढंग से आपकी तैयारी का ना होना। मेजर कलसी क्लासेस के साथ आपको मिलता है तैयारी का पूरा मौका। जुड़िए हमारे ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम से, जहां आपको मिलेंगे वन ऑफ द बेस्ट टीचर इंडिया के, जो आपको देंगे बेहतरीन गाइडेंस। बेस्ट बुक डिफेंस ओरिएंटेड, जो केवल डिफेंस के लिए प्लान करके आपके कॉम्पिटिशन्स के लिए प्रिपेयर की गई हैं। आपको फिट रखने के लिए बेहतरीन फिजिकल ट्रेनिंग सेशन, जहां आप अपनी फिटनेस को अप टू द मार्क कर सकते हैं। डाउट काउंटर फैसिलिटी, जहां अपने अंदर किसी भी तरह की कमी हो, इंडिविजुअल कोई भी प्रॉब्लम हो, बिना हेजिटेट हुए एक एक समस्या का बेहतर निवारण ले सकते हैं आप डाउट काउंटर फैसिलिटीज के माध्यम से। स्पेशल करंट अफेयर सेशन और मंथली यूनिट टेस्ट, और इसके साथ साथ हर महीने आपको मौका मिलेगा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट के भी माध्यम से, जहां आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि आखिर इस एग्जाम के रियल ग्राउंड पे आप कहां स्टैंड करते हैं और कैसे खुद पे आपको काम करके बेहतर करके आने वाले आगामी एग्जाम में अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करना है। तो आज ही एडमिशन लीजिए और पाइए 2000 का कैशबैक। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9696330033 पर, या फिर विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर। तो डिफेंस में जाना अब होगा आसान, क्योंकि एमकेसी में पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत। स्टेटमेंट और असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, तो देखते हैं स्टेटमेंट क्या कह रहा है। अमेरिका ने हिरोशिमा पर फैटमैन और नागासाकी पर लिटिल बॉय नामक एटम बम गिराए थे। ठीक है, तो पहले लिटिल वाला गिराया था बेटा, है ना। पहले हिरोशिमा पे गिराया था, तो कौन सा गिराया था, लिटिल बॉय, पहले लिटिल गिराया था। ठीक है बेटा, लिटिल बॉय। और ये कब गिराया था बेटा, है ना, तो 6 अगस्त को। कब गिराया था बेटा, 6 अगस्त को 1945। और यहाँ पर नागासाकी में फैटमैन गिराया था। कौन सा गिराया था, फैटमैन। ये कब, 9 अगस्त को 1945। तो ये क्या हो जाता है, पहला गलत हो जाता है, उल्टा दिया हुआ है, पहला रॉन्ग हो जाता है। दूसरा, हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम विस्फोट के बाद द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई, सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है। तो ये सही हो जाता है। ऑप्शन ए गलत है और दूसरा सही है। इसका मतलब क्या है कि ए इज फॉल्स, है ना। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, है ना। तो पंचशील का सिद्धांत निम्नलिखित में से क्या नहीं है ना। तो ये हमें पता है कि हम लोगों ने क्या किया था, हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया था, 1954 में पंचशील सिद्धांत दिया था। कब दिया था, 1954 में पंचशील सिद्धांत दिया था। इसका कारण क्या, यानी कि हमारी विदेश नीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा हुआ करता था उस समय पर। चाइना वगैरह का एक तरीके से हम लोगों ने उसके साथ एक पैक्ट किया था, डील किया था, जिसे क्या बोला जाता था, जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील सिद्धांत बनाया था कि भाई हम क्या किसी के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी नहीं करेंगे। ठीक है, उसकी सार्वभौमिता यानी उसका जो भी सोवरेनिटी वगैरह है, इंटीग्रिटी है, उस पर हम लोग कभी कुछ नहीं वो करेंगे, है ना। तो और अखंडता वगैरह, सार्वभौमता, इस सब का। और सबसे इम्पोर्टेंट था शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, है ना, यानी कि सब क्या करेंगे, पीसफुली को एग्जिस्ट करेंगे, है ना। तो ये बात कही गई थी कि पीसफुली को एग्जिस्ट करेंगे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, जोग्राफिकल इंटीग्रिटी की, यानी कि अटैक नहीं करेंगे, नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स, ये भी। तो तीनों इसमें से क्या थे, पंचशील में आया करते थे। परंतु ऐसा गुट निरपेक्षता जैसा कुछ नहीं बताया था। ऑप्शन कौन सा आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए सही हो जाता है ना। बाद में हम लोग गुट निरपेक्ष भी हो जाते हैं। कारण ये है कि हमने गुट निरपेक्षता तो कहीं पर बोला ही नहीं है, तो जब हमने बोला नहीं है तो उसको फॉलो भी नहीं करेंगे, है ना। इसलिए गुट निरपेक्षता तो आंसर नहीं आना, है ना। यानी कि आंसर कौन सा बनेगा, ए बनेगा। चलिए, व्हाट
प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वर इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 26 ये नवंबर है बेटा, है ना, इसको क्या कर लेंगे 26 नवंबर कर लेंगे, प्रिंटिंग मिस्टेक है, 26 नवंबर 1949 कि 26 नवंबर 1949 से, यहाँ पर तो सही दिया हुआ है। तो 49 से संविधान के कौन कौन से प्रावधान लागू हो गए थे? पूरा संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 में, परंतु 26 जनवरी 1950 के पहले 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर के तैयार हो गया था। तैयार तो हो गया था, हमने लागू क्यों नहीं किया था? क्योंकि हम लाहौर अधिवेशन में क्या कर रहे थे, 26 जनवरी 1930 से लेकर के स्वतंत्रता दिवस मनाते थे, तो उसी को आगे बढ़ा दिया गया कि भाई हम पहले से ही स्वतंत्रता दिवस जैसा कुछ मना रहे हैं, तो इसको क्या कर दिया जाए, इनमें इसी दिन अपना संविधान लागू करना चाहिए। परंतु कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान थे जिनको अर्जेंटली लागू करना पड़ा। वो कौन कौन से थे? तो एक तो सिटीजनशिप हो जाता है, ठीक है, दूसरा इंटरिम पार्लियामेंट से संबंधित और तीसरा इलेक्शन से संबंधित। तो क्या क्या बोला? सिटीजनशिप ये सही है, इलेक्शंस ये सही है, इंटरिम पार्लियामेंट ये भी सही है। फंडामेंटल राइट ये तो नहीं हमने लागू किया था, ये बाद में लागू किया था। तो 1, 2 और 3, ठीक है। तो आंसर कौन सा बन गया बेटा? सी हो गया। फंडामेंटल राइट तो पूरे संविधान के साथ ही लागू हुए थे, है ना बेटा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, है ना। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। किससे संबंधित है बेटा? तो राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है, ठीक है। जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन वगैरह में तो किस में दिया है आपको? इधर 5 और 6 में मिलता है। ये सूचियाँ 7 में मिलती हैं, है ना। और भाषाएं कहाँ पर मिलता है बेटा? ऑफिशियल लैंग्वेजेस कहाँ पर मिलती है? तो सूचियों के बाद 8 में मिल जाती हैं, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो गया? बी हो गया आपका, ठीक है। आंसर कौन सा हो गया? बी हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। लाइटनिंग एंड स्टॉर्म हैवी रेन इज इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड्स? किस प्रकार के मेघ से क्या होता है? तड़ित झंझा यानी लाइटनिंग वगैरह, बिजली चमकना, मूसलाधार वर्षा किस प्रकार के उसमें होती है? तो ये कहाँ पर होता है? यानी कि स्टॉर्म वगैरह जो आते हैं हमारे यहाँ पर, है ना, यानी कि स्टॉर्म यानी तूफान वगैरह जो आते हैं ज़्यादातर, तो किस प्रकार के बादलों से वर्षा होती है उस समय पर? तो क्या बोला जाता है? क्यूमुलो निम्बस क्लाउड। सबसे तेज स्पीड में वर्षा किस में होती है? कपासी वर्षा मेघ क्यूमुलो निम्बस क्लाउड के द्वारा, है ना। सबसे तेज वर्षा इन्हीं के द्वारा हुआ करती है। तो जो तूफान से संबंधित बादल पूछेगा तो कौन सा बताएंगे? कपासी वर्षा मेघ क्यूमुलो निम्बस क्लाउड। नेक्स्ट देखिए, ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता नापने की, है ना, आर्द्रता मापन की कौन सा वो है एक तरीके से इंस्ट्रूमेंट कौन सा है जिसके द्वारा क्या नापा जाता है? ह्यूमिडिटी नापी जाती है। तो इसमें से एक है हाइड्रोमीटर और एक है हाइग्रोमीटर, है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा आंसर आपका? हाइग्रोमीटर, है ना। हाइड्रोमीटर क्या नापता है बेटा? ये डेंसिटी नापता है। क्या नापता है? डेंसिटी नापता है, ठीक है। तो हाइड्रोमीटर डेंसिटी का है, हाइग्रोमीटर का है तो ये आर्द्रता का है, नमी का, ठीक है। ह्यूमिडिटी नापने का यंत्र है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट इंक्लूडेड इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट? निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? ठीक है। तो भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर में पाकिस्तान आता है, नेपाल आता है और बांग्लादेश भी आता है, क्योंकि ये हमारी भूमि वाला जो क्षेत्र है यानी कि लैंड बाउंड्री से कनेक्ट होते हैं। तो ये किस में आते हैं? भारतीय महाद्वीप में, उपमहाद्वीप में आते हैं। श्रीलंका हमारे लैंड बाउंड्री से कनेक्ट नहीं था, तो इसको हम भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा भी नहीं मानते हैं। और यहाँ पर अलग प्रकार के शासन भी हुआ करते थे, तो हमारे देश से थोड़ा सा अलग रहा था ये, है ना, और जुड़ा हुआ भी नहीं है भारत से डायरेक्टली। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा, श्रीलंका, है ना बेटा। नेक्स्ट, द हाइएस्ट एनुअल वाटर फ्लो अमंग द वेरियस रिवर्स ऑफ इंडिया इज दैट ऑफ ब्रह्मपुत्र। पहला कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र में सबसे ज़्यादा पानी पाया जाता है, और अमंग द वेरियस रिवर ऑफ इंडिया रिवर बेसिन ऑफ गंगा इज लार्जेस्ट। और दूसरे में ये कह रहा है कि जो गंगा का रिवर बेसिन है, कहने का मतलब कि जहाँ पर इसकी जो है पूरा क्षेत्र है, जहाँ से इसकी नदियाँ आती है, गंगा की सहायक नदियाँ, सब कुछ मिला करके सभी का क्षेत्र यदि जोड़ा जाए तो उसे क्या बोला जाता है? रिवर बेसिन बोला जाता है। गंगा बहेगी उसके आसपास का क्षेत्र, और उसके अलावा जो भी इसकी सहायक नदियाँ हैं उनके आसपास के पूरे क्षेत्र को मिला करके क्या कहा जाता है? रिवर बेसिन। तो गंगा का रिवर बेसिन सबसे बड़ा है क्या? बिल्कुल सही है, सबसे बड़ा है भारत में। ब्रह्मपुत्र में पानी सबसे ज़्यादा है, ये भी सही है, ठीक है। परंतु पानी इसलिए ज़्यादा है कि गंगा का बेसिन बड़ा है, ये तो कोई सेंस नहीं बनता है। रीज़न तो ये है नहीं कि गंगा का बेसिन बड़ा है इसलिए पानी ब्रह्मपुत्र में ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो दोनों अलग अलग सही है ना, परंतु एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो वही है कि बोथ ए एंड आर
आर ट्रू बट नॉट एक्सप्लेन्ड ईच अदर। चलिए 15 सालों से ऑफलाइन क्लासेस में अपार सफलता के बाद मेजर कलसी क्लासेस आपके लिए लेके आया है एमकेसी का ऑनलाइन क्लास एमकेसी लर्निंग ऐप पर, जहां पर लाखों बच्चों की तरह आप भी घर बैठे कर सकते हैं रक्षा क्षेत्र में सफलता की सुनिश्चित तैयारी। एमकेसी के ऑनलाइन क्लासेस में आपकी पढ़ाई ऑफलाइन क्लासेस से कहीं भी अलग नहीं है। जो फैसिलिटीज हम आपको ऑफलाइन क्लासेस में प्रोवाइड करते हैं, सेम फैसिलिटीज हमने दी एमकेसी के ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम पे, एमकेसी लर्निंग ऐप पर, जहां आपको मिलेंगे डेली लाइव क्लासेस, साथ ही साथ रिकॉर्डेड लेक्चर, टीचिंग प्लान जिस प्रोजेक्शन से आप अपनी पूरी स्टडीज को कंप्लीट करेंगे, चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे, डेली होगा आपके सामने असाइनमेंट्स, डाउट काउंटर फैसिलिटी, अपनी हर इंडिविजुअल समस्या को आप डाउट काउंटर में रख सकते हैं, उसका सोल्यूशन मिलेगा आपको विद इन 24 आवर्स, ऑनलाइन टेस्ट, प्रॉपर इंटरैक्टिव सेशन जहां 1-to-1 अपने टीचर्स के साथ आप इंटरैक्ट कर सकते हैं, डेली अटेंडेंस जिससे मॉनिटर की जाएगी आपके अटेंडेंस और रेगुलरिटीज के विषय में, डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स, दैट मीन कुछ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड्स करने का भी अधिकार आपको होगा, डेली करंट अफेयर की क्लासेस चलेंगी और सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड टिप्स मिलेंगे। तो फिर इंतजार किस बात का है, फटाफट उठिए, तेजी के साथ डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से एमकेसी लर्निंग ऐप का और बढ़ाइए अपना कदम रक्षा क्षेत्र की ओर। विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत। देखते हैं लूनी रिवर कहाँ पर गिरती है ना। तो आपको पता होगा कि ये भारत की ऐसी नदी है जो स्थल में ही गिर कर क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, यानी कि किसी भी दूसरी नदी में नहीं मिलती है ना, और किसी भी सागर महासागर में जाकर नहीं गिरती है, ठीक है। तो ये कच्छ के रण में जाकर दलदल में ही ख़त्म हो जाती है और इसमें नमक बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया है, लूनी दिया गया है। तो गुजरात के कच्छ के रण में है ना, कच्छ का रण दलदली एरिया है, वहीं पर जाकर ये समाप्त हो जाती है, ठीक है। लूनी रिवर अरावली से निकलती है ना। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फायर ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि जंगल की आग किसे कहा जाता है, जंगल की आग किसे कहा जाता है। तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा पलाश का वृक्ष है। काहे का वृक्ष है बेटा, ये पलाश का, ठीक है, पलाश का ये वृक्ष है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, पलाश है ना, ठीक है। तो रेड कलर का आपने फूल देखा होगा, बड़ा सा पेड़ होता है और एक मौसम में एकदम इसमें सभी वृक्षों में एक साथ फूल आते हैं। इस कारण से एक साइड से यदि आप देखोगे तो हिलते भी रहते हैं। तो जब ये पेड़ हिलते हैं तो उससे क्या पता चलता है कि ऐसे कोई आग लगी हो वहाँ पर, ऐसे हिल रही है ना। तो ये जंगल की आग किसे बोला जाता है, पलाश ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को बोला जाता है। चलिए, अब ये देखना है इनका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कौन करता है। कॉफ़ी का तो आपको पता है कर्नाटक करता है, कॉटन का गुजरात करता है, पोटैटो यानी आलू का उत्तर प्रदेश करता है। तो 1 2 4, तो उसके बाद में 1 2 3 4 बनना चाहिए, है ना। तो आंसर कौन सा है, फर्स्ट वाला है। कसावा क्या है बेटा, कसावा एक टाइप का शकरकंद जैसा एक क्या होता है, आप मान सकते हो कि एक फ्रूट है ना। और इसमें क्या हुआ करता है कि ज़्यादातर इसमें मेडिसिन वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है ना, कसावा। बाकी आपको पता है इनके बारे में, कॉफ़ी, पोटैटो और कॉटन के बारे में। कॉटन कहाँ उगता है सबसे ज़्यादा, तो जहाँ पर काली मिट्टी पाई जाएगी, है ना। तो गुजरात में क्या है, काली मिट्टी भी पाई जाती है कुछ क्षेत्र में, तो वहाँ पर क्या प्रोडक्शन कॉटन का अच्छा हो जाता है। मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है और गुजरात है, यहाँ सब में कॉटन का प्रोडक्शन हुआ करता है। अब ये एटॉमिक पावर स्टेशन बताना है और उनका लोकेशन से इसको मैच कराना है ना। तो सबसे पहला दिया हुआ है तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, रावत भाटा एटॉमिक पावर स्टेशन काकरापाड़ा, काकरापाड़ा गुजरात में है, रावत भाटा राजस्थान में है, कैगा कर्नाटक में है और तारापुर महाराष्ट्र में है। कहने का मतलब हो गया कि 4 3 2 और 1, 4 3 2 और 1, जहाँ तक है ये सी में मिलेगा आपको। चलिए एक बार रीचेक कर लेते हैं, 4 3 2 1, ये है आपका 4 3 2 1, है ना, 4 3 2 1 आपका आंसर है सी, है ना। टोटल कितने जगहों पर हैं, तो टोटल 7 जगहों पर पाए जाते हैं, है ना, ठीक है। होमी जहांगीर भाभा को क्या बोला जाता है, भारत के एटॉमिक प्रोजेक्ट का एक तरीके से एटॉमिक फील्ड का फादर ऑफ, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी या एटॉमिक रिसर्च इन इंडिया को किसे कहा जाता है, होमी जहांगीर भाभा। कौन सी कंपनी एल्यूमिनियम नहीं बनाती है, भारत एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन, ठीक है, नेशनल एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन, ये तीनों बनाती हैं। केवल ये टेलीकॉम से संबंधित है, किससे संबंधित है, टेलीकॉम से संबंधित है ना, यानी कि
दूर संचार वगैरह से संबंधित कंपनी है। तो ये क्या नहीं बनाती है, एल्यूमिनियम नहीं बनाती है। नाम भले ही आपको ऐसे लग सकता है कि ये एल्यूमिनियम से संबंधित होगी। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, चेन्नई इंडिया इज डीपेस्ट पोर्ट, बेटा यही नहीं मैच करता है, क्योंकि इंडिया का सबसे डीपेस्ट पोर्ट कौन सा है, विशाखापत्तनम। कौन सा है, विशाखापत्तनम। ठीक है, तो ये पहले ही गलत हो जाता है, तो आंसर कौन सा बन जाता है, ए बन जाता है। आगे क्या दिया है, नेचुरल पोर्ट है कोचीन, तो बिल्कुल सही बात है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है ये मैकेनाइज्ड है, तो इसमें काफ़ी सारी मशीन लगी हुई हैं, तो बिल्कुल सही है ना। कांडला टाइडल पोर्ट कहाँ, गुजरात में है। ये कैसा पोर्ट है, टाइडल पोर्ट है। कहने का मतलब जब ज्वार और भाटा होते हैं ना, उस समय पर यहाँ पर ऑपरेशन हुआ करते हैं। जब ज्वार आता है यानी कि जब पानी आता है तो लेवल बढ़ जाता है इस पोर्ट का, है ना। तो फिर शिप आने जाने का अच्छा रास्ता मिल जाता है। पानी अधिक होने से आसानी से जो जहाज़ें हैं वो अंदर आ जाती हैं, तो और बाहर भी निकल जाती हैं। तो जब ज्वार आता है तो जहाज़ें अंदर बाहर निकल जाती हैं, और उसके अलावा जब भाटा आता है तो इसमें कोई ऑपरेशन नहीं होता। इसी को क्या बोला जाता है, टाइडल पोर्ट कहा जाता है। तो कांडला हमारे देश का कौन सा है, टाइडल पोर्ट। ठीक है, अब इसका नाम भी बदल दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, वो कहते हैं ना कि हर योद्धा का सबसे ज्यादा भरोसा उसकी तलवार पर होता है, क्योंकि उसकी बदौलत ही वो हर युद्ध को जीतता है या फिर हारता है। ठीक वैसे ही आपकी तलवार है आपकी किताबें, जो आपका करियर बनाती हैं और आपके ड्रीम्स को पूरा करती हैं। इसलिए मेजर कलसी क्लासेस लेकर आया है रक्षा क्षेत्र की सभी परीक्षा की तैयारी के लिए एमकेसी पब्लिकेशन की तरफ से वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस प्रिपरेशन बुक, क्योंकि एमकेसी पब्लिकेशन केवल बनाता है डिफेंस ओरिएंटेड बुक। 15 साल के बेहतरीन अनुभव के आधार पर, साथ ही हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में आप इन बुक्स को प्राप्त कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेंगे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज कंप्लीट थ्योरी, साथ ही साथ चैप्टर वाइज सब टॉपिक एनालिसिस विद प्रॉपर एग्जांपल, और साथ ही साथ बेहतरीन कलेक्शन सब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को आपको मिलेंगे, और बेहतरीन मिसलेनियस और प्रीवियस ईयर का कलेक्शन, जिसके माध्यम से आप ज्यादा से ज्यादा सब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की और मिसलेनियस और प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके ये रियलाइज कर पाए कि वाकई में एग्जाम का स्टैंडर्ड क्या है और कैसे खुद को बेहतर करके मेहनत करके अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करना है। तो आज ही ऑर्डर करिए अपनी तैयारी के लिए और डिफेंस में निश्चित सफलता के लिए dlp.majorkalsiclasses.com पर, या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं 9696330033 पर, और यही होगा माध्यम जिससे आप पाएंगे रक्षा क्षेत्र में निश्चित रूप से सफलता। तो कीजिए अपनी सफलता की बुलंदी की शुरुआत एमकेसी पब्लिकेशन की बुक के साथ। तो विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत। कौन सा शहर संघाई सहयोग संगठन का पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी बनाया गया है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है बेटा। तो वाराणसी ऐसा शहर है जिसे क्या बनाया गया है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन का क्या बनाया गया है, टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल यानी सांस्कृतिक और राजधानी बनाया गया है ना। कौन सा, तो वाराणसी आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं, वाइड शिपिंग सूचना विनिमय यानी कि विच कंट्री इंडिया है साइंड द पैक्ट ऑन वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। ठीक है, वाइड शिपिंग का मतलब ये है कि आप अपने किसी नेवी से संबंधित मटेरियल या अपने सेना से संबंधित, रक्षा से संबंधित कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, परंतु केवल इकोनॉमिक यानी कि यदि माल एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा रहा है किसी शिप में, तो वो इन्फॉर्मेशन आप एक दूसरे को दे सकते हैं, है ना। तो जो हमारी जहाज़ें होंगी उनके बारे में इन्फॉर्मेशन किसको देना है, न्यूजीलैंड भी हमें इन्फॉर्मेशन देगा और हम न्यूजीलैंड को देंगे। रक्षा संबंधी इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए इसे क्या बोला जा रहा है, वाइड शिपिंग बोला जा रहा है। रक्षा वाली जहाज़ें होती तो फिर वहाँ पर वाइड शिपिंग शब्द का प्रयोग ना किया जाता। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत ने रक्षा सहयोग हेतु किस देश के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो सीधे सीधे ये इजिप्ट या मिस्र के साथ में भारत ने MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। ये भाई रक्षा के समय या रक्षा के क्षेत्र में हम लोग एक दूसरे का क्या करेंगे, मदद करेंगे, टेक्नोलॉजी वगैरह ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद में यदि कुछ हथियारों से संबंधित कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो एक दूसरे को क्या करेंगे और बेहतर प्रोवाइड कराएंगे, जिससे कि डेवलपमेंट हो सके दोनों देशों का। तो यही क्या है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहलाता है। हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय है ना, लार्जेस्ट म्यूजियम ऑफ हड़प्पा कल्चर इज कमिंग एट। कहाँ पर हड़प्पा कल्चर का सबसे बड़ा म्यूजियम बन रहा है, तो बेटा हड़प्पा कल्चर का वर्ल्ड का सबसे बड़ा म्यूजियम बन रहा है राखीगढ़ी में। कहाँ बन रहा है बेटा, राखीगढ़ी, जो कि सबसे बड़ा एक तरीके से हड़प्पा शहर कौन सा है, राखीगढ़ी। ये सबसे ज़्यादा क्षेत्र में यही पाया गया है। कहाँ पर है, हरियाणा में। कब खोजा गया, 2002 में। चलिए
लास्ट क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन इंडिया। व्हाइट रिवोल्यूशन किससे संबंधित मिलेगा? मिल्क से संबंधित। किससे संबंधित है ये? मिल्क से संबंधित है, ठीक है ना। तो 1970 में भारत में व्हाइट रिवोल्यूशन शुरू होता है, जब ग्रीन रिवोल्यूशन शुरू हो जाता है। उसके बाद 5 साल बाद व्हाइट रिवोल्यूशन शुरू होता है। वर्गीस कुरियन, है ना, वर्गीस कुरियन क्या थे? इसके जनक बोले जाते हैं, ठीक है ना। तो वर्गीस कुरियन इसका सही आंसर हो जाता है, ठीक है। आंसर ए क्या है? सही हो जाता है, ठीक है बेटा। तो ये रहा आपका आज के सभी क्वेश्चंस, और यहाँ से कंप्लीट हो जाता है ये आपका सेक्शन जीएस का मॉडल पेपर। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।